हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आलोक कुमार है और आज हम ये 12th क्लास के लिए एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का लिक्विड सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। आज हम इस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। तो लिक्विड सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ लगभग यूँ मान लीजिए IIT JEE में मेन में या एडवांस्ड में एक क्वेश्चन तो ज़रूर आता है इस टॉपिक से और बड़ा कंफर्टेबल टॉपिक है। स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत नहीं आती इस चैप्टर में और बड़ी आसानी से स्टूडेंट्स इस चैप्टर के क्वेश्चन को IIT JEE में अटेम्प्ट करते हैं, आंसर ऑब्टेन करते हैं, अटेन करते हैं। अब देखो कई बार अब 12th क्लास का ये चैप्टर है तो कई बार स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट होता है या कोई पॉइंट आता है कि इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ने के लिए हमें 11th क्लास का कौन सा चैप्टर का जानना बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान दो, कंसंट्रेशन टर्म्स बहुत चाहिए इस चैप्टर में। तो वो जो मोल कॉन्सेप्ट में आपने 11th क्लास में पढ़ा था ना, कंसंट्रेशन टर्म्स, उनके इंटर कन्वर्जन्स एंड ऑल दोज थिंग्स, सो दे आर ऑलवेज नीडेड इन दिस चैप्टर। कन्वर्जन ऑफ वन कंसंट्रेशन टर्म टू अनदर कंसंट्रेशन टर्म वो भी चाहिए होगा इस क्वेश्चन के इस चैप्टर के लिए। तो चैप्टर तो मैं स्टार्ट करूँगा थोड़ा बाद में, पहले मैं एक काम करता हूँ, चूँकि ये पहला ही वीडियो लेक्चर है, पहले ही रिकॉर्डेड लेक्चर है। कई स्टूडेंट्स हो सकता है आप में से मुझसे पढ़ चुके हों फिजिकल क्लासरूम में या मेरे यूट्यूब चैनल पर। हालांकि अब नाउ ऑनवर्ड्स माय वीडियो लेक्चर्स विल बी अवेलेबल ऑन मोहित त्यागी सर्स यूट्यूब चैनल। तो पढ़ चुके हैं तो उनको आइडिया है, डिक्शन का आइडिया है, बोलने का तरीके से आइडिया है। बट कुछ स्टूडेंट्स नए भी हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं, तो उनको भी थोड़ा सा समय लगता है, किसी नए व्यक्ति के साथ एडजस्ट होने में टाइम लगता है, जैसा आप समझते हो। तो एक दो लेक्चर में आप समझ जाओगे कि सर क्या कहना चाह रहे हैं, सर का डिक्शन क्या है, आप फिर ट्यून्ड हो जाओगे। तो इसलिए शुरुआत में थोड़ा स्लो पढ़ेंगे आप भी, मैं भी थोड़ा स्लो चलूँगा। उसके बाद में जैसे कि नॉर्मल पेस होती है समझने की, पढ़ने की, हमें पता है बच्चों को किस पेस पे पढ़ना होता है, तो अकॉर्डिंगली वी विल रिकॉर्ड अवर चैप्टर हियर। सो वी आर टॉकिंग अबाउट लिक्विड सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। उससे पहले हम कुछ बात करेंगे 11th क्लास का पोर्शन कंसंट्रेशन टर्म्स। अच्छा, कंसंट्रेशन टर्म्स की अगर बात करें तो जैसे सॉल्यूशन के लिए बात करेंगे हम। सॉल्यूशन इज नथिंग बट होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। तो मान लो इसको जैसे सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर, इसके दो मेन कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट, सॉल्वेंट। सॉल्यूट सॉल्वेंट जनरली ये माइनर कंपोनेंट होता है और ये मेजर कंपोनेंट होता है। अच्छा, सॉल्यूट सॉल्वेंट पहचानने में वैसे कोई दिक्कत नहीं होती है, प्रोवाइडेड दोनों की फेजेस अलग अलग हों। जैसे मान लो पानी के अंदर आपने शुगर या नमक घोल के सॉल्यूशन बना दिया, तो ये शुगर और नमक क्या बन जाएंगे, सॉल्यूट, और वाटर बन जाएगा सॉल्वेंट। और मिक्सिंग के बाद जो होमोजीनियस मिक्सचर मिला दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। दिक्कत आती है दो लिक्विड्स के मिक्सचर करने में। जब दो लिक्विड्स को आप मिक्स करते हो तो अब जैसे अल्कोहल वाटर में मिक्स करो, अल्कोहल वाटर में मिक्स करो, अल्कोहल भी लिक्विड है, इथेनॉल मान लो, और वाटर भी लिक्विड है। हो सकता है कि अल्कोहल बहुत ज़्यादा हो, वाटर की अमाउंट कम हो, तो वाटर विल बिकम सॉल्यूट एंड अल्कोहल विल बिकम सॉल्वेंट। उल्टा भी हो सकता है कि अल्कोहल बहुत थोड़ी सी मात्रा में हो, अमाउंट में हो, और वाटर बहुत लार्ज अमाउंट में हो, तो वाटर विल बिकम सॉल्वेंट एंड अल्कोहल विल बिकम सॉल्यूट। तो ऐसे में ये गाइडलाइन बहुत यूजफुल होती है, थोड़ा ध्यान देंगे। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑल्सो। अगर ऐसे लिखा हो ए सॉल्यूशन ऑफ एक्स इन वाई, अगर ऐसे लिखा हो एक सॉल्यूशन ऑफ एक्स इन वाई, तो समझ जाना एक्स इज सॉल्यूट एंड वाई इज सॉल्वेंट। एक्स इज सॉल्यूट एंड वाई इज सॉल्वेंट। तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन सॉल्व करने में ये काम में आएगा। तो चलिए हम बात करेंगे थोड़ा कंसंट्रेशन टर्म्स की। अब सॉल्यूट की अमाउंट सॉल्यूशन में कितनी पड़ी हुई है, इसी को मेजर करने के लिए वी यूज various concentration terms like molality, mole fractions, percentages and all that। चलो एक बार उनकी बात कर लेते हैं और एक दो क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं ताकि आप थोड़ा सा कन्वर्सेंट हो जाएं, आपका रिवीजन भी हो जाए। तो वेरियस कंसंट्रेशन टर्म्स,
जैसे फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म की अगर बात करें तो परसेंटेज बाय मास और परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, परसेंटेज बाय मास और परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, जैसा कि दिखाई पड़ रहा है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 क्यों, परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन विल बी इंटू 100 विल बी द परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। अच्छा, सभी कंसंट्रेशन टर्म्स को इट इज एडवाइजेबल टू लर्न इन टर्म्स ऑफ डब्ल्यू बाई डब्ल्यू टर्म एंड डब्ल्यू बाई वी टर्म। जैसे यहीं देखो, ऊपर भी मास है नीचे भी मास है, तो इसे हम डब्ल्यू बाई डब्ल्यू टर्म बोलेंगे, डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू टर्म। और आपको तो ये बात पता ही है कि मास टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, जबकि वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर चेंज कर दोगे तो मास वुड रिमेन सेम बट वॉल्यूम विल चेंज। जनरली वॉल्यूम एक्सपैंड करता है टेम्परेचर बढ़ाने पर लिक्विड्स के लिए, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो वॉल्यूम वेरीज विद द वेरिएशन इन टेम्परेचर बट नॉट मास। तो आप कह सकते हो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मान लो कुछ ऐसा हो, फॉर एग्जाम्पल ऐसा लिखा जाए अ 4% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू एक्वस NaOH सोल्यूशन। तो इसका क्या मतलब हुआ भाई, देखो जरा, अगर ये लिखा हो ए 4% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू एक्वस NaOH सोल्यूशन, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट। इसका मीनिंग है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 4 ग्राम NaOH प्रेजेंट है और एक्वस लिखा है तो सॉल्वेंट कौन है, वाटर। तो 4 ग्राम ऑफ NaOH is present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो गाइज यहां पर अगर आपसे वाटर का मास पूछ लिया जाए तो वाटर का मास पर कितना हुआ, 100 ग्राम टोटल सॉल्यूशन है, 4 ग्राम उसमें सॉल्यूट NaOH है, तो ऑब्वियसली पानी कितना हुआ 100 माइनस 4 दैट इज 96 ग्राम, ये वाटर की अमाउंट हो गई। तो इस तरीके से यू कैन टेल amount of solute present in the solution by this concentration term called percentage W by W। अच्छा, ऐसी एक और टर्म लेते हैं सेकंड, परसेंटेज W by V और परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम। ऑब्वियसली ऊपर मास है नीचे वॉल्यूम है, तो मास ऑफ सॉल्यूट ये याद रखना है, ग्राम में लेंगे, ये ध्यान रखना, ग्राम इज इंपॉर्टेंट हियर। और नीचे ऑब्वियसली वॉल्यूम आ रहा है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, ml में लेना ये, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml और 100 से मल्टीप्लाई तो करना ही है, परसेंटेज की बात कर रहे हैं ना। तो मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100। सो दिस इज कॉल्ड, अब एक बात फिर वापस से इंपॉर्टेंट, यहां W बाई V टर्म है ये, तो ऑब्वियसली इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। टेम्परेचर चेंज करोगे तो वॉल्यूम चेंज होगा, जिससे W बाई V टर्म की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से आप कहते हो। इसका भी इलस्ट्रेशन देखें एग्जाम्पल लेकर के, नोट्स भी बनाते जाएंगे साथ के साथ, आप साथ के साथ लिखते भी जाएंगे। समझना पढ़ना प्राइमरी है और नोट लिखना सेकेंडरी है। नोट बनाने के लिए ऐसा नहीं कि 3-4 कलर के पेन, लाल कलर से हेडिंग लिखेंगे, ब्लैक कलर से नंबर लिखेंगे और टेक्स्ट लिखेंगे नॉर्मल ब्लू कलर से। ब्लू बेचारा नॉर्मल माना जाता है, रेड को बड़ा स्पेशल इफेक्ट मिलता है। इतना सब नहीं, आप तो एक पेन लो और फटाफट बस लिखते चले जाओ मेन पॉइंट्स। मेन फोकस शुड बी ऑन लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग। ये थ्योरी लिखने के लिए थोड़ी आती हैं IIT JEE एडवांस्ड में या मेन में, वहां तो आपको इनके एप्लीकेशंस के फॉर्म में क्वेश्चंस आते हैं, यू हैव टू अटेम्प्ट देम। तो मैं बात कर रहा था यहाँ पर परसेंटेज W बाई V की,
टेम्परेचर डिपेंडेंट है बिकॉज वॉल्यूम इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अच्छा मान लो ऐसे लिखा हो जैसे एग्जाम्पल, ए 10% W/V aqueous CS3COH सोल्यूशन, मान लो ऐसे बोल दे, क्या मतलब हुआ इसका? 10% W/V aqueous एसिटिक एसिड सोल्यूशन है, इसका मतलब ये हुआ कि 100 ml सोल्यूशन में 10 ग्राम ऑफ CS3COH इज प्रेजेंट। तो 10 ग्राम ऑफ CS3COH इज प्रेजेंट इन 100 ml solution। तो 10 ग्राम ऑफ CS3COH इज प्रेजेंट इन 100 ml solution, ये मतलब हुआ। अच्छा फिर वाटर कितना हुआ? गाइस यहां से वाटर बता दोगे क्या आप? वाटर कितना? 100 ml में से 10 ग्राम घटा दें? अरे नहीं घटा सकते, नो, दिस इज नॉट इक्वल टू 90 ग्राम, नो। अरे वॉल्यूम में से मास नहीं घट सकता भैया, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। अब जब फिजिक्स में बेसिक्स पढ़ते हो तो सबसे पहले यही सीखते हो, मास में से मास घटेगा या मास में मास जुड़ेगा। वॉल्यूम में से वॉल्यूम ही घट सकता है, वॉल्यूम में से मास नहीं घट सकता। तो वाटर इज नॉट 90 ग्राम हियर। तो फिर सर क्या वाटर की अमाउंट अब बताना पाएंगे? बता देंगे। कब? इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज नोन टू अस। अगर सॉल्यूशन की डेंसिटी क्वेश्चन में दी हुई होगी तो हम वाटर की अमाउंट कितनी है ये भी बतला सकते हैं, बट इस डेटा से नहीं बता सकते। सो इट इज नॉट इक्वल टू 90 ग्राम। आई होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। समझ में बात आ गई? तो इस तरीके से डिफाइन करते हो आप W/V टर्म। ये हुआ सेकंड। नाउ थर्ड, इसके बाद जो हम कंसंट्रेशन टर्म्स यूज करते हैं वो बहुत कॉमन है, मोलैरिटी, मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। इसको हटा देते हैं, आप लिखते जाएंगे साथ के साथ में, नोट्स जरूर बना लें। अच्छा कई बार स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि सर नोट्स क्यों बनाने, हमारे पास तो ये वीडियो लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स साल भर के लिए रहेंगे। एक बार आ गए तो साल भर के लिए दिस लेक्चर्स विल बी अवेलेबल विद अस। जब जरूरत पड़ेगी, जब रिवीजन करना होगा देख लेंगे। अरे नहीं, बार बार स्क्रीन पे नहीं आना है। स्क्रीन तो केवल आपको वीडियो लेक्चर्स पढ़ने के लिए रिकॉर्ड यूज करने हैं, बाकी का तो आप कॉपी पेन ही यूज करें। घर पे बैठे हैं आप तो लेक्चर्स बना लो, कुछ रिवीजन करना हुआ तो बाद में कॉपी खोलो। और वैसे भी कोई चीज़ अगर लिखते हो ना, किसी चीज़ को समझने के लिए अगर लिख के समझते हो ना, तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा स्ट्रांग होता है हमारे ब्रेन पर, और वो लंबे समय तक हमारे दिमाग में चीज़ रुकती है। तो ये एक प्रूवन फैक्ट है। तो आई वुड रिकमेंड स्टूडेंट्स टू मेक नोट्स। कि रिवीजन करना हुआ वापस, तो वापस ये स्क्रीन पर नहीं आओगे आप, नहीं आ सकते हो, बट आप अपनी क्लास नोट्स को देखोगे। ये क्लास नोट्स ही हैं आपके, क्लास ही चल रही है भाई ये। बस अंतर इतना है, यू आर सिटिंग एट होम, हम तो क्लास में हैं। तो इस तरीके से डिफाइन करते हैं। नाउ थर्ड कंसंट्रेशन टर्म इज मोलैरिटी। कैपिटल M इसका सिंबल यूज करते हैं, एंड मोलैरिटी इज अ वेरी कॉमनली यूज्ड कंसंट्रेशन टर्म्स। क्या है ये? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लीटर में यूनिट का ध्यान रखना, तो यूनिट क्या होगी इसकी? मोल पर लीटर और मोलर, ऐसे बोलते हैं इसको, मोल पर लीटर और मोलर। अच्छा यही एक इंपॉर्टेंट बात सुनो, नीचे तो वॉल्यूम आ गया, ऊपर मोल्स हैं। मोल्स भी क्या होते हैं? मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। मोल इज इक्वल टू व्हाट? मास अपॉन मोलर मास। और मोलर मास तो कांस्टेंट है, तो एक तरीके से मोल रिप्रेजेंट्स मास। तो हम W/W और W/V में डिवाइड कर रहे थे सभी कंसंट्रेशन टर्म्स को, तो यहां भी मोल्स को हम मास के इक्विवेलेंट मान लें, तो ऊपर मास नीचे वॉल्यूम, तो क्या हो गया ये? W/V टर्म। ऑब्वियसली टेम्परेचर डिपेंडेंट, so like that you will say टेम्परेचर डिपेंडेंट। अच्छा यहीं पे एक बात, अब मान लो जैसे ये टर्म तो डिफाइन कर दिया आपने, कई बार ऐसे भी लिखा हुआ आता है मोलर सॉल्यूशन, ऐसे लिखा हुआ आएगा मोलर सॉल्यूशन, तो इसका मतलब होता है 1m।
मोलरिटी इज 1 m 1 मोल पर लीटर। सेंटीमोलर सॉल्यूशन, इसका मतलब होता है 0.01 m। डेसीमोलर सॉल्यूशन, समझ गया ना बात को? डेसीमोलर क्या होता है? 0.1 m। मिलीमोलर सॉल्यूशन, दिस इज 0.001 m। तो ये डेफिनेशंस कई बार याद रखें, कई बार क्वेश्चन कई बार स्टूडेंट इन्हीं में अटक जाते हैं। सर सेंटीमोलर था, समझ ना आया, क्लिक ना किया। क्यों ना किया? ये तो पता है, 7वीं 8वीं से सीखना शुरू कर देते हो। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर? 10⁻²। 1 मिलीमीटर में कितने मीटर? 10⁻³ सो ऑल दीज थिंग्स तो ये तो आप जानते हो, बट मैं फिर भी बता देता हूँ। बड़े बड़े महान होते हैं, कई बार स्टूडेंट्स ध्यान नहीं देते, पता होता है अचानक से, अरे ये तो मुझे पता था। अब क्या, जब क्वेश्चन ही गलत हो गया तो फिर क्या? अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये मुहावरे बड़े फेमस होते हैं और बड़े इफेक्टिव भी होते हैं टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। तो ये था मोलरिटी। W/V टर्म है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ऐसी नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म जो कि बहुत ही पॉपुलर है, मोलालिटी। कौन सा नंबर? 4th। स्मॉल m इसका सिंबल है, मोलालिटी। ये किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन, नीचे लेना है मास, और वो भी किसका? सॉल्वेंट का। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, केजी का ध्यान रखना है, और सॉल्वेंट लेना है, सॉल्यूशन नहीं। अभी तक जो कंसंट्रेशन टर्म्स थे उसमें नीचे सब वॉल्यूम की जो वॉल्यूम लिया, मास लिया, या जो भी लिया वो हमने सॉल्यूशन का लिया, बट इसके अंदर क्या है? सॉल्वेंट। माइंड इट इज सॉल्वेंट। ऊपर मोल्स हैं, मोल रिप्रेजेंट्स मास, नीचे भी मास है। तो कौन सा टर्म? खुद ही बताओ आप, कौन सा टर्म? अरे बोलो। अब बोल लोगे तो मुझे कैसे सुनाई पड़ेगा? मैंने मान लिया, आपने क्या बोला? W/W टर्म। W/W टर्म ऑब्वियसली टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। सॉल्यूशन का टेम्परेचर अगर थोड़ा बहुत इधर उधर कर दो, बढ़ा दो, घटा दो, तो मोलालिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इंडिपेंडेंट। तो ये हुआ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी? मोल पर केजी और मोलल। मोलल, सेंटीमोलल मतलब 0.01 मोलल, ये मतलब हुआ इसका। 2 मोलल सॉल्यूशन, 1 मोलल सॉल्यूशन, 1.2 मोलल सॉल्यूशन एंड लाइक दैट। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ये शायद 11th क्लास में आपको आपके टीचर्स ने बताया भी होगा, और नहीं बताया है तो आप सुनिए। सभी कंसंट्रेशन टर्म्स इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं। जब आप थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे होते हो तो थर्मो में आपको सिखाया जाता है शुरुआत में ही 2 तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं सिस्टम के लिए, एक्सटेंसिव, इंटेंसिव। और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती। तो ऑल द कंसंट्रेशन टर्म्स, चाहे वो परसेंटेज हो, मोलारिटी हो, मोल फ्रैक्शन हो, ऑल आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो पहला, ऑल कंसंट्रेशन टर्म्स आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का मतलब क्या हुआ? मान लो एक बीकर में हमारे पास कुछ NaOH का सॉल्यूशन है, मोलारिटी उसकी 1 m है, उसमें से 1 चम्मच सॉल्यूशन निकालो, ये रहा। इस सॉल्यूशन की जो चम्मच के अंदर थोड़ा सा सॉल्यूशन लिया ना, इसकी भी मोलारिटी 1 m ही होगी। दैट इज द मीनिंग ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे डेंसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। मान लो ये रूम है, हवा है, इसमें बीच में एक दीवार और खड़ी कर दो। अब ये 2 रूम बन गए छोटे छोटे, इधर भी हवा है, इधर भी हवा है। स्टिल द डेंसिटी ऑफ बोथ द रूम्स इज सेम एज द ओल्ड डेंसिटी।
तो पॉइंट का मतलब क्या हुआ, तो डेंसिटी इज व्हाट, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो ऑल द कंसंट्रेशन टर्म्स आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इसका यूज आता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। अच्छा, दूसरा पॉइंट और ज्यादा इंपॉर्टेंट भाई, क्या दूसरा पॉइंट? दूसरा पॉइंट ये है कि किसी गिवन सॉल्यूशन के लिए, मान लो एक बॉटल के अंदर एक सॉल्यूशन लिया NaOH का एक्वस सॉल्यूशन, और उस पर लेवल लगा हुआ है, चिप्पी लगी हुई है, चिप्पी मतलब लेवल, पेपर लगा हुआ है, पेपर का स्लिप, उस पर लिखा हुआ है 1 मोलर NaOH एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, ये इसकी मोलरिटी है। आप इसी सॉल्यूशन के लिए चाहो तो W/W डिफाइन कर लो, परसेंटेज W/V, कैसे परसेंट W/W, मोलरिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन। सेम सॉल्यूशन के लिए सो मेनी कंसंट्रेशन टर्म्स कैन बी डिफाइंड। इसका मतलब अगर इस सॉल्यूशन के लिए मोलरिटी 1m दी हुई थी, तो आप चाहो तो इसी सॉल्यूशन के लिए यू कैन फाइंड आउट अदर कंसंट्रेशन टर्म्स लाइक मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी और परसेंटेज W/W और परसेंटेज W/V। तो एक ही सॉल्यूशन के लिए कई तरह की कंसंट्रेशन टर्म्स को डिफाइन किया जा सकता है। तो ऑल द कंसंट्रेशन टर्म्स आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, एक पॉइंट ये। दूसरा, टू कन्वर्ट अ W/W concentration term into a W/V concentration term, we need density of solution. To convert a W/W concentration term into a W/V and vice versa, W/W को W/V में कन्वर्ट करो या W/V को W/W में कन्वर्ट करो, आपको डेंसिटी चाहिए। We need density of solution। मगर यदि किसी W/W को W/W में ही कन्वर्ट कर रहा हूं या किसी W/V को another W/V में कन्वर्ट कर रहा हूं, तब नहीं चाहिए डेंसिटी आपको। तो ये बड़ा यूजफुल पॉइंट है फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस। चलो वापस आते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स पर। हमने चौथी कंसंट्रेशन टर्म पढ़ ली, मोलालिटी, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अभी यहां एक और कंसंट्रेशन टर्म लेंगे, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन बहुत ही यूजफुल होगा इस पूरे चैप्टर में, खासकर हेनरीज लॉ जब पढ़ेंगे हम। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन, फिफ्थ, मोल फ्रैक्शन। ये हटा देता हूं। मोल फ्रैक्शन सिंबल यूज करते हैं चाय, इसको रीड करते हैं चाय, चाय नहीं चाय। चाय तो मुझे बहुत पसंद है। जैसे थीटा होता है, फाई होता है, साई होता है, ऐसी ये है चाय। एक्स जैसा लिखता है, एक्स भी बोल सकते हो आप, मोल फ्रैक्शन एक्स, वैसे चाय होता है ये। चाय तो मुझे कोई लाके अभी दे देना, तो बस मैं अभी आपके सामने पीना शुरू कर दूं। मैं तो देखो गांव का रहने वाला हूं, मुझे दाल चावल रोटी चाहिए और चाय चाहिए, कॉफी नहीं, चाय। चाय इज गुड, सो दिस इज चाय, मेरा फेवरेट मोल फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि इसमें चाय आ रहा है। तो मान लो कैसे डिफाइन करें, मान लो कोई मिक्सचर है, ए और बी का कंपोनेंट है, इसके मोल्स हैं Na, इसके मोल्स हैं Nb, ये मोल्स है मान लो ए और बी के। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A वुड बी चाई A इज इक्वल टू मोल्स ऑफ A अपॉन टोटल मोल्स, विच इज इक्वल टू Na अपॉन, मान लो टोटल मोल्स ये दो ही हैं तो Na प्लस Nb। ऐसी मोल फ्रैक्शन ऑफ B वुड बी इक्वल टू Nb अपॉन टोटल मोल्स, सो विच इज इक्वल टू Nb अपॉन Na प्लस Nb। So like that you can define। ये सब बातें पढ़ी भी होती, रिवीजन पढ़ रहे हैं, चैप्टर स्टार्ट ना हुआ है अभी। चैप्टर तो स्टार्ट होगा जब हम वेपर प्रेशर की बात करेंगे, अभी तो हम रिवीजन पढ़ रहे हैं पुराना, क्योंकि ये सब चाहिए होगा इसमें। पता नहीं लॉकडाउन का कितना फायदा उठाया आपने, घर पे खूब पढ़ाई की है नहीं की है, 11th क्लास की, और नहीं किया तो अभी भी फायदा उठाओ, पढ़ो। स्टूडेंट्स को IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं तो 8-10 घंटे घर पे जरूर पढ़ना चाहिए। अच्छा, ये ऊपर भी मोल्स हैं, नीचे भी मोल्स हैं, और मोल तो मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैं कह दूं W/W टर्म, कह दूं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, आपत्ति तो ना है आपको कोई? तो लिख दो
W by W टर्म टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो ये एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है मोल फ्रैक्शन। अच्छा ये बात तो क्लियर है, एक्स ए प्लस एक्स बी, अगर और भी कंपोनेंट्स होते एक्स ना बोल के चाहे ए प्लस चाहे बी प्लस चाहे सी, जितने भी कंपोनेंट हों सभी कंपोनेंट का अगर सम करो तो दैट इज फाउंड इक्वल टू 1। तो समेशन ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन द गिवन होमोजेनियस मिक्सचर इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से ये भी डिफाइन करते हो आप। तो ये थे कंसंट्रेशन टर्म, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। इसके ऊपर 2-4 क्वेश्चन करा दें जिनकी आपको जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। लेट्स टेक वन क्वेश्चन ऑन इट। मान लो ऐसे कह दें वो, मान लो क्वेश्चन ये हो 30 ग्राम ऑफ यूरिया, यूरिया फॉर्मूला याद है सबको, NH2CO NH2O। तो 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिसॉल्व्ड in 500 ml of water to form solution of density 1.1 ग्राम पर ml। फाइंड, मान लो क्वेश्चन ऐसे पूछ ले, फर्स्ट परसेंटेज W बाई मान लो W, परसेंटेज W बाई V, एंड थर्ड मान लो इस तरीके से मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, डेफिनेशंस क्लियर हैं तो यू विल बी एबल टू सॉल्व इजीली। तो चलो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, आप भी सॉल्व करेंगे। आपको सॉल्व करना है तो आपको स्क्रीन पॉज करनी होगी और फिर कॉपी पेन लेकर के उसी कॉपी में जो थ्योरी की नोटबुक है, 2 नोटबुक बनानी होती हैं आपको। मेरे सब्जेक्ट फिजिकल इनऑर्गेनिक के लिए आपको 2 नोटबुक बनानी है। एक वो जो हम पढ़ रहे हैं बोर्ड पर अभी जो लिख रहे हैं सब कुछ उस कॉपी में क्लास नोट्स, और दूसरा जो DPP और शीट आपको मिलेंगी, प्रैक्टिस मटेरियल मिलेगा, उनके क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट करोगे तो हवा में तो करोगे नहीं कि बिस्तर पर लेटे 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 क्वेश्चन नंबर 1 ये लिखा था, ऐसे नहीं। टेबल चेयर पे बैठ के सॉल्व करके कॉपी पेन तो क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कॉपी में कुछ लिखोगे ना, तो वो डिस्कशन के लिए कॉपी, प्रैक्टिस के लिए कॉपी। तो 2 कॉपी हो गई, क्लास नोट्स एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो क्लास नोट्स में आप ये सब लिखेंगे। मान लो ये क्वेश्चन है, क्या कहा 20 ग्राम यूरिया, तो यूरिया के मोलर मास इसका 60 होता है। तो सॉल्यूशन में मोल्स ऑफ यूरिया कितने हो गए, 30 अपॉन मोलर मास 60। नीचे लिख लो थोड़ा सा, कभी दिखाई ना दे। तो मोल्स ऑफ यहाँ सॉल्यूशन यूरिया इज इक्वल टू 30 अपॉन 60.5 मोल। साथ में डेंसिटी दी हुई है 1.1 ग्राम पर ml, 500 ml वाटर है। अच्छा वाटर की डेंसिटी क्वेश्चन में ना दी हो तो क्या ले लेते हो आप, 1 ग्राम पर ml। तो इसका मतलब 500 ml पानी, 500 ग्राम पानी है, 500 ग्राम ही है ये वाटर में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जरा पहला पार्ट देखना, तो परसेंटेज W बाई W, मास ऑफ द सॉल्यूट 30 ग्राम अपॉन मास ऑफ टोटल सॉल्यूशन 30 ग्राम सॉल्यूट प्लस 500 ग्राम पानी, डेंसिटी 1 ग्राम पर ml। लिख ही लो, कभी कहो कि सर आपने तो वॉल्यूम में मास ऐड कर लिया। अरे नहीं, इसको मैंने मास में कन्वर्ट कर लिया भैया, इंटू 100। सॉल्व कर लेना, 30 अपॉन 530 इंटू 100 कर लेना सॉल्व, परसेंट। दिस इज द आंसर। सेकेंड क्या चाहिए था, परसेंटेज W बाई V। सो व्हाट इज परसेंटेज W बाई V, मास 30 ग्राम है। वॉल्यूम कैसे आए, 530 तो मास था और डेंसिटी से डिवाइड कर दो, आ गया ml, ये ग्राम, ये ml इंटू 100। अरे समझ रहे हो क्या किया मैंने, टोटल मास पता है 530 ग्राम, डेंसिटी से डिवाइड कर दो, आपको पता है ना डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम किसके बराबर हो गया, मास अपॉन डेंसिटी। हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए नीचे, डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, इंटू 100। सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 11 गुणा 3 33, 33 अपॉन
530 इंटू 100%। ये आंसर है। अच्छा, तीसरा पार्ट भी देखें तो अब तीसरे पार्ट में हमें चाहिए मोलैरिटी, तो मैं इसको हटा देता हूं, क्वेश्चन तो याद ही हो गया। तो थर्ड पार्ट, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। 0.5 मोल थे यूरिया के, अपॉन नीचे वॉल्यूम चाहिए, और वॉल्यूम तो अभी अभी आया है ना, 530 अपॉन 1.1, बट ये ml में है, 1000 से डिवाइड करना मत भूलना। अब बना लीटर, बस यही आंसर है। ऊपर लेके जाओगे तो 0.5 मोल 500 हो गया, 1.1 इंटू 500 अपॉन 530 मोलर, और मोल पर लीटर, दिस इज द आंसर। तो ये एक बड़ा आसान सा क्वेश्चन था ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स। और क्वेश्चन लेते हैं, चलिए लेट अस टॉक अबाउट इट। मान लो क्वेश्चन मैं यहां लिख देता हूं, सॉल्यूशन ऊपर आ जाएगा। मान लो क्वेश्चन ऐसे कह दे, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, मान लो कुछ ले लिया, NaOH is rated as 1 molal. Find its molarity if density of solution is 1.2 ग्राम पर ml। चलो ये सवाल है, करो सॉल्व। करो सॉल्व मतलब स्क्रीन पॉज करो, कॉपी पेन, डू इट। देखो क्वेश्चन को, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH, NaOH का मोलर मास 23 + 1 24 + 16 40 होता है। 1 मोलल का मतलब क्या है? 1 मोलल, इसका मतलब है कि 1 मोल ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन हाउ मच? 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, कौन? वाटर। ये मतलब है इसका, मोलल है ना। अब हमें चाहिए मोलैरिटी, तो देखो मोलैरिटी, व्हाट इज मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन? मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वो तो 1 मोल ही है, अपॉन वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम कहां से? 1 मोल NaOH, तो कितना मास कितना हो गया? 40 ग्राम, प्लस 1 kg ऑफ वाटर, मास कितना वाटर का? 1000, तो टोटल सॉल्यूशन का मास हो गया 1040। और वॉल्यूम क्या होता है? मास अपॉन डेंसिटी, और डेंसिटी इज 1.2। अब ये ml में आया, 1000 से डिवाइड करना भूलना मत। अब आया लीटर में, बस यही आंसर है। ऊपर लोगे तो ये कितना? 1200 अपॉन 1040, तो इसका मतलब 120 अपॉन 104 मोलर, यही आंसर है। एक बार और सुन लो, कई बार स्टूडेंट्स यहां अटक जाते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, दिमाग में अच्छे से समझोगे तो आपसे आसानी से होगा। क्या बोल रहे हैं? मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, दिस इज 1 मोल। मोलल का मतलब 1 मोल है, तो आपने सर 1 किलो क्यों मान लिया? पानी दिया तो है नहीं। अरे सभी कंसंट्रेशन टर्म्स इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं, इंटेंसिव। 1 किलो मानो, 2 किलो मानो, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अभी मैंने बताया भी था ये, और डेफिनेशन में मोलैलिटी के ये 1 मोल पर केजी होता है, तो 1 किलो पानी के अंदर 1 मोल NaOH है, तो 40 ग्राम प्लस 1000 ग्राम ऑफ वाटर, डेंसिटी से डिवाइड कर दिया, वॉल्यूम अपॉन डेंसिटी इज मास, बट ग्राम में आया, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। यू गेट इट लाइक दिस, यू गेट इट लाइक दिस। मैं जरा पानी पी लूं।
अंडरस्टूड? सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व. एक आध क्वेश्चन और भी ले लो. चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन मोल फ्रैक्शन का ले लें. मान लो मोल फ्रैक्शन का क्वेश्चन ऐसे ले लें. 2 ग्राम ईच ऑफ helium, O2, CH4 are in a vessel. Find mole fraction of each gas. अरे ये तो बहुत ही आसान सवाल है. देखो क्या बोल रहे हैं. हीलियम, O2, CH4, 2 ग्राम 2 ग्राम 2 ग्राम ईच. मोलर मास 4 से डिवाइड किया, मोल्स आ गए अपॉन 32, मोल्स आ गए अपॉन 16, मोल्स आ गए. रेशियो आ गया मोलर रेशियो. आ गया मोलर रेशियो. कितना हो गया ये? एक काम करो जरा, 2 16 8, 16 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8:2, 1:2. ये हो गया मोलर रेशियो. तो बस मोल फ्रैक्शन चाई किसका? हीलियम का. तो चाई ऑफ हीलियम इज 8/8 और 1 9 और 2 11. मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इज व्हाट? 1/11. एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ CH4 इज व्हाट? 2/11. आ गए आंसर. डायमेंशनलेस. मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट, कोई डायमेंशन नहीं होती. ऊपर भी मोल्स, नीचे भी मोल्स. मैंने बता दिया. तो बहुत आसान सवाल था, ना भी बताता चलता. एक अच्छा सवाल लेते हैं. चलो एक दो थोड़े ठीक ठाक सवाल लेते हैं. अब आप अटेम्प्ट करो केयरफुली, यूज पड़ेगा इन क्वेश्चंस का. तो मान लो इस टाइप से लेते हैं. मान लो ये क्वेश्चन मैं ऐसे लेता हूं. मान लो ऐसे बोलते हैं, W ग्राम ऑफ CuSO4.5H2O, मॉलिकुलर वेट दिया हुआ है 250, इज मिक्स्ड विद W' ग्राम ऑफ water. Find first molarity, second molality of copper 2+ ion if density of solution is मान लो D ग्राम पर ml. ये है सवाल. बिल्कुल जैसे कहते हैं 5 स्टार रेटेड क्वेश्चन. 5 स्टार का मतलब जैसे 5 स्टार होटल्स होते हैं ना. 5 स्टार होटल्स मैं तो 1-2 बार गया हूं, बहुत महंगे होते हैं. अब जैसे 5 स्टार होटल्स होते हैं तो वहां जाके एक फीलिंग सी आती है ना, एक आर्टिफिशियल फीलिंग सी होती है. वो वाओ ऑसम सेल्फी. अब मेरे का तो ज़्यादा मज़ा नहीं आता, खाने में स्वाद ही नहीं आता. वो जो अब घर के खाने में जो तड़का होता है, जो मसाले होते हैं, जो फ्लेवर होता है, जिस खाने को खा करके आप बड़े हुए होते हो, आपको वही टेस्ट ना मिले, नहीं आता फिर वो. खैर सबकी अपनी अपनी बात है. और महंगे भी इतने होते हैं, जितनी बार में एक बार में आप 5 स्टार होटल में खाओगे वो पूरे 1 हफ्ते में आप खा सकते हो खाना उतने में. खैर क्वेश्चन 5 स्टार रेटेड हो गया. ये मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट और बढ़िया कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन. क्या है क्वेश्चन? चलो सॉल्व करते हैं. W ग्राम ऑफ CuSO4.5H2O, मॉलिकुलर वेट 250, इज मिक्स्ड विद W' ग्राम ऑफ वाटर. मोलैरिटी तो ध्यान दो. फर्स्ट मोलैरिटी ऑफ कॉपर 2+. तो कॉपर 2+ के मोल्स तो जरा देखना. W ग्राम अपॉन मोलर मास 250 क्या बन गया? किसके मोल्स हैं ये? CuSO4.5H2O, और उसमें एक कॉपर आयन आएगा × 1. आ गए मोल कॉपर 2+ के.
ये तो समझते हो ना, मास अपॉन मोलर मास क्या बन गए, इसके मोल्स, और इस एक मोल में कितने मोल कॉपर छुपा हुआ है, 1 × 1 आ गए मोल कॉपर 2+ के, अपॉन नीचे क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, तो टोटल मास अपॉन डेंसिटी, टोटल मास W ग्राम में W डैश ग्राम मिलाया है, अपॉन डेंसिटी D, मगर 1000 से डिवाइड करना भूलना मत, क्यों, लीटर, और ये बन गए थे मोल। दैट्स इट, यही आंसर है, मैं इतना ही लिख के छोड़ूंगा। मोल्स अपॉन नीचे क्या है, ये हो गया टोटल मास अपॉन डेंसिटी, क्या बन गया, वॉल्यूम इन ml, ml को लीटर में कन्वर्ट करना है 1000 से डिवाइड करके। जरा सेकंड पार्ट पे आना, ये ज्यादा बढ़िया। मोलैलिटी ऑफ कॉपर 2+ विल बी, मोल्स तो वही होंगे W अपॉन 250 इंटू 1 अपॉन बटा, अपॉन मतलब बटा, बटा व्हाट, मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए भैया। मास ऑफ सॉल्वेंट कहां है, ये रहा W डैश ग्राम पानी, प्लस भूलना मत कॉपर सल्फेट .5H2O में ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ये भी तो पानी में घुल जाएगा, जब से पानी में घोलोगे तो टूट जाएगा, कॉपर 2+ आयन, सल्फेट आयन, और ये पांचों वाटर उसमें मिल जाएंगे। तो इसका मतलब कितना, मोल्स कितने हैं इसके, W अपॉन 250, और एक मोल में कितने मोल, 5 वाटर है, इंटू 5 इंटू 18 ग्राम मोलर मास से मल्टीप्लाई करें, ये मास पानी का आएगा, कहां से, ब्लू विट्रियोल से, इसे बोलते हैं ब्लू क्रिस्टल्स होते हैं ये, ब्लू क्रिस्टल्स CuSO4.5H2O। आ गया मास, नहीं अभी भी ग्राम में है, केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड जरूर कर लेना, केजी। फिर सुन लो, ऊपर तो मोल्स आ गए, वो तो समझ में आ गई बात, कॉपर 2+ के। नीचे मास ऑफ वाटर चाहिए हमें, सॉल्यूशन का नहीं, वाटर, मोलैलिटी है ना, W डैश, ये तो पानी था ही, थोड़ा सा पानी यहां से भी आ गया, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कितना, W अपॉन 250, ये मोल्स हैं इस कॉपर सल्फेट .5H2O के, इंटू 5 वाटर के मोल्स, इंटू 18, दैट्स इट। 1000 से क्यों डिवाइड किया, आई हैव जस्ट टोल्ड टू कन्वर्ट इनटू केजी, केजी में चाहिए, यूनिट का ध्यान रखना। फाइव स्टार की बात बताता हूं आपको। हमारे एक मित्र हैं अनुराग जी, बहुत फेमस फैकल्टी भी हैं, वो एक बार, मैं नहीं, वो बता रहे थे जब मिले थे अभी कुछ समय पहले, तो वो जयपुर शहर में एक बड़े नामचीन होटल में गए, और वहाँ पर एक्चुअली कोटा के रहने वाले हैं, तो कोटा में कचौड़ी फेमस होती है, कोटा कचौड़ीज आर फेमस, नॉट ओनली नेशनल फेमस, वर्ल्ड वाइड फेमस, दाल कचौड़ी और प्याज कचौड़ी। तो वहाँ भी उन्होंने मेन्यू में देखा 5 स्टार होटल में कचौड़ी, और उसके आगे लिखा हुआ था 500 रुपीज़ प्लस टैक्सेस, 500 रुपये की जो कचौड़ी 10 रुपये की मिलती है, 8 रुपये की मिलती है शायद, कोटा में 8 या 9 रुपये की कचौड़ी है, दाल कचौड़ी, 500 रुपये की उन्होंने मंगवाई। क्यूरियोसिटी, कचौड़ी तो उन्होंने कोटा में खूब खाई है, खाते ही हैं, 500 रुपये की कचौड़ी मंगवाई उन्होंने। वो बोल रहे यार 500 रुपये की कचौड़ी भी आई, जब खाई ना तो वो बात नहीं आई जो कोटा में सुमालाल की कचौड़ी में आती है। आई हैव ऑल्सो टॉट नियरली 11 years in Kota. Last 5 years I have been in Jaipur, 6 years in Jaipur city. तो 500 रुपये की कचौड़ी प्लस टैक्सेस एक्स्ट्रा, और जो भी 18% GST लगता होगा टाइप से, तो पता चला 600 रुपये की कचौड़ी, और वो मजा नहीं आया। जरा 600 रुपये में कितनी कचौड़ी आ जाती, 10 रुपये की भी पकड़ के चलो अगर कचौड़ी को, 60 कचौड़ी खाते, एक कचौड़ी रोज खाते, 2 महीने तक कचौड़ी खाते, मजे के साथ चटनी लगा करके तेज वाली एकदम लहसुन की। खैर ठीक है, बट क्वेश्चन इज 5 स्टार रेटेड। अब मैं तो ऐसी बातें करता रहता हूँ, पढ़ते भी रहो, थोड़ा सा कूल रहो, कूल हो गए, कूल दिमाग से पढ़ो, बढ़िया पढ़ाई चलती है आप लोगों की। सो दिस इज हाउ यू डू द कैलकुलेशंस। एक आध क्वेश्चन और भी लेते हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स पर यहीं वाइंड अप करेंगे, फिर चैप्टर स्टार्ट करना है ना, अभी चैप्टर ना हुआ है स्टार्ट अभी, तो वी हैव टू स्टार्ट इट।
आप भी कहोगे सर कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, मैं तो ऐसी बातें करूंगी। लो एक क्वेश्चन और लो, 5 स्टार नहीं है तो चलो 4 स्टार ही मान लो। क्या मान लो 100 ml डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml, 63% W/W HNO3 aqueous is mixed with 200 ml 1m aqueous HNO3 solution. Find final molarity of HNO3। ये क्वेश्चन है, मान लो। देखो इसको, देखो इस क्वेश्चन को। 100 ml डेंसिटी इतनी दी हुई है, ये दो सॉल्यूशन मिक्स किए। जरा पहला सॉल्यूशन देखो तो 100, किसका मास, किसका वॉल्यूम, सॉल्यूशन का वॉल्यूम इनटू डेंसिटी 1.2। बताओ ये किसका मास आया, ये सॉल्यूशन का मास है, मास ऑफ सॉल्यूशन। ये मास ऑफ सॉल्यूशन है, उसमें इस सॉल्यूशन के मास में पानी भी है और HNO3 भी है, और 0.63 से मल्टीप्लाई कर दो, अब आ गया। अब बोलो किसका मास है ये, मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं, मास ऑफ HNO3 आ गया, मास ऑफ HNO3। पहले सॉल्यूशन में इतना HNO3 था, प्लस यहां से भी HNO3 आएगा, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, मोल्स आ जाएंगे। तो अच्छा ये तो मास था, एक काम करो इसे डिवाइड कर लो 63 से, क्या बन गए, मोल्स। प्लस यहां से कितने मोल्स आ गए, 0.2 लीटर इंटू 1, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, आ गए मोल्स। ये आ गए टोटल मोल्स ऑफ HNO3 अपॉन हाउ मच ऑफ द टोटल वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग। 100 ml में 200 ml मिला दिया, 300 ml 0.3 लीटर। यस, दिस इज द मोलरिटी फाइनल ऑफ HNO3। देखो एक ही स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, बहुत ज्यादा पूरा पेज भरने की जरूरत नहीं है। यू शुड हैव द अंडरस्टैंडिंग। फिर सुन लो, ये तो समझ में आ गया होगा, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, आ गए नंबर ऑफ मोल्स HNO3 के, प्लस 100 ml इंटू डेंसिटी 1.2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 120 हो गया। ये मास ऑफ सॉल्यूशन, उसमें कितने परसेंट पड़ा हुआ है HNO3, 63%, तो इंटू 0.63 अपॉन 63 मोलर मास है HNO3 का, आ गए मोल्स HNO3 प्लस मोल्स ऑफ HNO3, टोटल मोल्स ऑफ HNO3 अपॉन टोटल वॉल्यूम 0.3 लीटर। आंसर देख लेना, जो भी आए, देख क्या लेना मैं बता ही देता हूँ। 100 63 ये कैंसिल आउट हो गया, तो 1.2 प्लस 0.2 1. तो फाइनल मोलरिटी वुड बी 1.2 प्लस 0.2 अपॉन 0.3, तो 1.4 अपॉन 0.3, 14/3 m। यही आंसर है। कैलकुलेशन आप अपनी एक बार खुद देख लिया करो जरा, मेरे से कैलकुलेशन में गड़बड़ कई बार हो जाती है। ये थे कंसंट्रेशन टर्म्स, थोड़ा सा आप और हम घुल मिल भी गए। अब कंसंट्रेशन टर्म्स इस चैप्टर में चाहिए भी थी, हमने पढ़ ली। चैप्टर स्टार्ट्स नाउ। अब हम बात करेंगे चैप्टर की, बात करेंगे वेपर प्रेशर की। वेपर प्रेशर के अराउंड ही ये चैप्टर घूमता है, पूरा का पूरा लिक्विड सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो हेडिंग लिखो वेपर प्रेशर, लिखेंगे हेडिंग हेडिंग लिखो वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर कोई भी वॉलेटाइल सब्सटेंस होगा, मोस्ट ऑफ द लिक्विड्स आर वॉलेटाइल एंड सम ऑफ द सॉलिड्स आर वॉलेटाइल। तो जो वॉलेटाइल्स हैं उनकी वेपर्स आएंगी, और जिनकी वेपर्स आएंगी उनकी के लिए हम वेपर प्रेशर डिफाइन कर सकते हैं, और जो वेपर्स नहीं देते उन्हें बोलते हैं नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस। तो व्हाट इज वेपर प्रेशर? इट इज द प्रेशर
exerted by vapors of a substance may be solid or liquid, कुछ भी हो सकता है। हालांकि मोस्ट ऑफ द लिक्विड्स वॉलेटाइल होते हैं, सॉलिड्स लिमिटेड नंबर के सॉलिड्स वॉलेटाइल होते हैं, मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स नॉन वॉलेटाइल हैं जिनकी वेपर्स नहीं बनती। तो इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ ए सब्सटेंस एट इक्विलिब्रियम स्टेट, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन और इक्विलिब्रियम स्टेट। इसको समझाने के लिए चलिए मैं एक डायग्राम लेता हूं। मान लो ये एक वेसल ले लिया और यहां कनेक्ट कर दिया एक प्रेशर गेज, प्रेशर मेजर करने के लिए। इसको पार्शियली भर लिया, मान लो किसी वॉलेटाइल लिक्विड, पानी ले लो, चलो H2O लिक्विड ले लिया, और यहां एक मेटल की प्लेट लगा दी। इस टाइप से, और यहां एक वैक्यूम पंप कनेक्ट कर दिया। वैक्यूम चला दिया तो यहां जितनी हवा थी वो सब निकल गई एंड द प्रेशर इज जीरो इनिशियली। लोहे की प्लेट रखी हुई है पानी के सरफेस के ऊपर, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट भी नहीं हो पाएंगे। वैक्यूम क्रिएट हो गया, प्रेशर इज जीरो। आपने प्लेट विड्रॉ कर ली, प्लेट विड्रॉन, प्लेट को विड्रॉ किया तो सिचुएशन ऐसी हो गई। ये पानी था, पानी इवेपोरेट होना शुरू हो गया और यहां वेपर्स बननी शुरू हो गई और यहां प्रेशर भी बढ़ना शुरू हो गया। और एक पॉइंट पर जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा कि लिक्विड का इवेपोरेशन और वेपर का कंडेंसेशन बराबर हो जाएंगे रेट, तो बोल दोगे इक्विलिब्रियम आ गया। कैसे, अभी बात करते हैं। तो ये मान लो विड्रॉ किया, तो अब जो प्रेशर आया, इन वेपर्स का जो प्रेशर लगेगा ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, दैट विल एक्सर्ट ए प्रेशर दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर एट ए गिवन टेम्परेचर। क्या कॉन्सेप्ट क्या है वो सुनो। अब देखो, ये बात तो आपको पता ही है कि गैसेस और लिक्विड में मॉलिक्यूल्स विल हैव various degrees of freedom active, like vibrational, rotational, translation। हालांकि vibrational degrees of freedom high temperature पे active होती हैं, but usually translational and rotational degrees of freedom are active, and because of that molecules will have the kinetic energy। तो लिक्विड और गैस में मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, जिसकी वजह से जब रैंडम मूवमेंट होता है तो आपस में टकराएंगे तो काइनेटिक एनर्जी एक्सचेंज भी होंगी, किसी की बढ़ेगी, किसी की घटेगी। अच्छा, लिक्विड है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो अच्छे खासे स्ट्रांग हैं। लिक्विड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अच्छे खासे स्ट्रांग हैं। एक तरीके से दो तरह की अपोजिंग इन्फ्लुएंसेस होते हैं, टेंडेंसीज होती हैं लिक्विड मॉलिक्यूल्स में भी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जिसके कारण से मॉलिक्यूल बंधे रहते हैं लिक्विड के फॉर्म में, और एक होता है डिस्पर्सिंग इन्फ्लुएंस बाय काइनेटिक एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर की वजह से ही काइनेटिक एनर्जी होती है। तो एक तरीके से जैसे आपने जैसे ही मेटल प्लेट हटाई, वो लिक्विड मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी टकराने के कारण बहुत ज्यादा हो गई और सरफेस की तरफ आ गए, तो सरफेस को छोड़ करके भाग लेते हैं। एक तरीके से दोज मॉलिक्यूल्स विद द हाई काइनेटिक एनर्जी कैन ओवरकम द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और सरफेस छोड़ करके वेपराइज हो गए और चिल्लाते हुए जाते हैं, जी ली अपनी जिंदगी, वेपर प्रेशर। तो ये वेपर्स बना रहे हैं, तो वेपर्स इकट्ठी होनी शुरू हो गई, और ये वेपर्स जब कोलाइड करेंगे विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, दे विल एक्सर्ट प्रेशर एंड दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑब्जर्व्ड इन द वेसल। इसका मतलब इवेपोरेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया फ्रॉम द सरफेस इन द वेसल। अब ये वेपर्स जब हैं ये टकराएंगी तो ये वापस सरफेस पे भी टकराएंगे, और वापस जब सरफेस पे टकराएंगे वही मॉलिक्यूल्स, तो थ्रू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उस मॉलिक्यूल को नीचे बिठा लिया जाएगा, एंड दिस रिवर्स फिनोमिना इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो दो फिनोमिना चलते हैं, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, and when rate of evaporation and rate of condensation become equal, you say equilibrium is reached. At that moment
whatever is the pressure exerted by the vapors of a substance is called vapor pressure। फिर सुन लो, मान लो 5 मिनट बाद इक्विलिब्रियम आ गया, तो 1 मिनट के बाद में कुछ वेपर्स बनी, टक्कर मार रहे हैं, तो प्रेशर कुछ हुआ? नो, दैट इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर, दैट इज नॉट वेपर प्रेशर। 2 मिनट के बाद प्रेशर और बढ़ा, दैट इज अनदर पार्शियल प्रेशर। 5 मिनट के बाद पार्शियल प्रेशर बढ़ के एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच गया, इक्विलिब्रियम आ गया। दैट पार्शियल प्रेशर, मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर इज द पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। ये याद रखना है, इक्विलिब्रियम, अगर ये जो इक्विलिब्रियम स्टेट है ना, ये वर्ड अगर आप यूज नहीं किया तो आप वेपर प्रेशर टर्म डिफाइन नहीं कर सकते। इक्विलिब्रियम इज इंपॉर्टेंट, और ये बात 11वीं क्लास में स्टूडेंट्स को, मेरे कई सारे स्टूडेंट्स को याद भी रहता है। एक स्टेटमेंट बहुत ही वाइटल स्टेटमेंट है, क्या? अप्रोच ऑफ इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। अप्रोच ऑफ इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। किसी भी सिस्टम के लिए इक्विलिब्रियम स्टेट सबसे ज्यादा स्टेबल स्टेट है। वो कैसे भी करके इक्विलिब्रियम तक तो पहुंचेगा, चाहे फॉरवर्ड रिएक्शन जाकर के, चाहे बैकवर्ड रिएक्शन के थ्रू चलते हुए, एंड इट्स टारगेट इज टू रीच टू द इक्विलिब्रियम स्टेट। तो क्या स्टेटमेंट? अप्रोच ऑफ इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। तो इक्विलिब्रियम पर पहुंच गया, अब ठंडा पड़ गया, अब स्टेबल स्टेट आ गई। एट दैट मोमेंट वट एवर वेपर्स एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। इस बात को मैं वाटर को एग्जांपल लिया है, तो ऐसे ही बोल सकते हैं कि H2O लिक्विड, H2O वेपर्स, दिस इज कॉल्ड इवेपोरेशन and this is called condensation. Forward conversion of the liquid into vapor is called evaporation and reverse vapors into liquid is called condensation. Graphically अगर इस पूरे एक्सपेरिमेंट को अगर मैं शो करूं तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। टाइम के साथ रेट ऑफ, ये लगभग ये कांस्टेंट रहेगा, और जहां पर ये बराबर हुई वैल्यूज, दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम स्टेट। तो ये रेट ऑफ इवेपोरेशन था और ये रेट ऑफ कंडेंसेशन था। अच्छा, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज कांस्टेंट क्यों? इंडिविजुअल रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया तो खैर फिक्स्ड है दोनों, इवेपोरेशन के लिए और कंडेंसेशन के लिए, बट प्योर वाटर है, और प्योर वाटर का या किसी प्योर लिक्विड या सॉलिड का एक्टिव मास क्या है? कांस्टेंट। तो एक्टिव मास कांस्टेंट होने की वजह से रेट ऑफ इवेपोरेशन इज कांस्टेंट। बट रेट ऑफ कंडेंसेशन शुरू में 0 था। वेपर ही कहां थे? वैक्यूम था भैया, इनिशियली तो वैक्यूम था, मॉलिक्यूल नहीं है तो टक्कर कौन मारेगा दीवार से? 0। पर धीरे धीरे जब वेपर्स बढ़ती गई और वेपर्स इकट्ठी हो गई तो जो प्रेशर लगेगा वो बढ़ेगा, और जब दोनों बराबर हो जाएंगे, रेट ऑफ इवेपोरेशन, रेट ऑफ कंडेंसेशन, देन यू से इक्विलिब्रियम स्टेट इज रीच्ड। एट दैट मोमेंट व्हाटएवर प्रेशर इज एक्सर्टेड, दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर्स लिक्विड भी बनाते हैं, सॉलिड भी बनाते हैं, तो वेपर प्रेशर इज डिफाइंड फॉर लिक्विड एज वेल एज फॉर सॉलिड्स। चूंकि मोस्ट ऑफ द लिक्विड्स वॉलेटाइल होते हैं, तो आई हैव टेकन एग्जांपल ऑफ लिक्विड टू डिमॉन्स्ट्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ वेपर प्रेशर। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। नहीं, अभी तो ये बस शुरू है, इसमें कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे। तो वेपर प्रेशर के बारे में कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे, नोट करके लिखो, लिखते जाओ, तो लिखो एज ए नोट। नोट करके लिखेंगे। फर्स्ट देखो, किसी गिवन सब्सटेंस के लिए वेपर प्रेशर टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या सरफेस एरिया पर डिपेंड नहीं करता। अच्छा, रेट ऑफ इवेपोरेशन, रेट ऑफ कंडेंसेशन सरफेस एरिया पर डिपेंड करते हैं, बट किसी कंटेनर में अगर सेम सरफेस से इवेपोरेशन और कंडेंसेशन हो रहा है तो वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन इट। तो याद रखेंगे,
vapor pressure of a substance depends on temperature but is independent of first amount of substance and second surface area. इक्विलिब्रियम 1 किलो सब्सटेंस लेके अटेन किया गया या 1 ग्राम सब्सटेंस लेके अटेन किया गया, नहीं, वेपर प्रेशर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, डज नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट। सरफेस एरिया, बड़ा कंटेनर लिया, छोटा कंटेनर लिया, कोनिकल लिया, स्फेरिकल लिया, वेसल का शेप क्या था, नहीं, उन पे भी डिपेंड नहीं करता। सो डज नॉट डिपेंड ऑन सरफेस एरिया, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अच्छा, टेम्परेचर का क्या प्रभाव? टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एस्केपिंग टेंडेंसी टेम्परेचर बढ़ाने पर एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होती है, तो वेपर प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। बट द वेरिएशन इज नॉट लीनियर, वेरिएशन इज गिवन बाय क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। इक्वेशन ऐसी है, log ऑफ P2 over P1 is equal to delta H vaporization upon 2.303 R 1 upon T1 minus 1 upon T2। ये बिल्कुल वैसी सी इक्वेशन है जैसी वॉन टॉप इक्वेशन थी केमिकल इक्विलिब्रियम में। दिस इज कॉल्ड क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, तो log ऑफ P2 ओवर P1 इज इक्वल टू, तो यहां पर P1 P2 क्या है? P1 P2 आर वेपर प्रेशर of substance at temperature T1 T2 respectively। ये respectively है, तो P1 P2 are the vapor pressure of the substance at temperature T1 and T2। अच्छा, what is delta H vaporization? तो delta H vaporization is molar enthalpy of vaporization। तो मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है ये सब्सटेंस का। जनरली इट इज टेकन कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। आर तो आप जानते ही हो, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। डिपेंडिंग अपॉन डेल्टा एच की यूनिट, आर की यूनिट हम यूज कर सकते हैं 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। तो ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन इंडिकेट्स दैट इट इज नॉट ए लीनियर वेरिएशन। टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर प्रेशर बहुत शार्पली इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा। दैट्स व्हाट वी हैव रिटन। सो दिस इज क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, स्टूडेंट शुड रिमेंबर इट। थर्ड पॉइंट, अच्छा, हर सब्सटेंस का वेपर प्रेशर अलग अलग होता भैया। क्यों? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर डिपेंड करता है वेपर प्रेशर। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रांग हैं किसी लिक्विड में या सॉलिड में, तो ऑब्वियसली एट ए गिवन टेम्परेचर उनकी एस्केपिंग टेंडेंसी बहुत कम होगी, तो वेपर्स ही बहुत कम बनेंगी, और जब वेपर्स बहुत कम बनेंगी तो वेपर प्रेशर विल बी क्वाइट लो। तो लिखो इस बात को। 3 स्ट्रॉन्गर आर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितने ज्यादा स्ट्रांग होंगे, lower will be the vapor pressure। जितने स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे वेपर प्रेशर उतना ही कम होगा। जैसे एग्जांपल देखें, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर लिक्विड इज लेस वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल। तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड वाटर इज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल। आप बता सकते हो रीजन? ऑब्वियसली रीजन तो ऊपर ही लिखा है, डिपेंडिंग अपॉन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्यों? H2O इज लेस वॉलेटाइल। इसका मतलब क्या हुआ? लेस वॉलेटाइल।
than ethanol due to stronger H bonding in water। पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होते हैं, इसलिए वाटर का जो वॉलेटिलिटी है वो कम है, वेपर प्रेशर एक तरीके से कम है इथेनॉल से। तो ये रीजन है। अच्छा, मोस्ट ऑफ द लिक्विड्स, अच्छा कोई नॉन वॉलेटाइल, फॉर नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस, नॉन वॉलेटाइल मतलब जो वेपर्स ही नहीं बना रहा एट ए गिवन टेम्परेचर, तो नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस रूम कंडीशन पे लेते हैं जनरली। तो रूम कंडीशन पर एक हाई टेम्परेचर पर तो सभी वॉलेटाइल होंगे, इवन लोहा भी वॉलेटाइल हो जाएगा, बट रूम कंडीशन पर नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस के लिए वेपर प्रेशर इज इक्वल टू 0। जैसे नॉन वॉलेटाइल के एग्जांपल्स अंडर रूम कंडीशन इज मरकरी लिक्विड, आयरन सॉलिड एटसेट्रा एट रूम टेम्परेचर। तो अंडर रूम कंडीशंस लिक्विड मरकरी इज ऑल्सो नॉन वॉलेटाइल। आयरन सॉलिड, अब लोहा है, ये लोहे, ये मेरे सामने टेबल रखी हुई है, आपको नहीं दिखेगी, मुझे दिख रही है। इसके जो पाए हैं ये लोहे के बने हुए हैं, तो ऐसा थोड़ी रूम कंडीशन पे इसकी वेपर्स निकल रही है, थोड़ी देर बाद ये लोहा गायब, सब कुछ नीचे ना। तो नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस के लिए वेपर प्रेशर इज 0। हाईली वॉलेटाइल सब्सटेंस का वेपर प्रेशर हाई होगा, और जिसका वेपर प्रेशर कम होगा उसे बोलेंगे लेस वॉलेटाइल सब्सटेंस। तो इट डिपेंड्स ऑन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। स्ट्रॉन्गर आर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, लोअर विल बी द वेपर प्रेशर। ऐसे ही एक और टर्म डिफाइन करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। लिखो नेक्स्ट, इसका यूज आएगा। कौन सा नंबर? पहला, दूसरा था टेम्परेचर वाला, तीसरा ये, हाँ फोर्थ। व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? BP of a liquid is the temperature at which the boiling point of a liquid is the temperature at which vapor pressure of liquid becomes equal to external pressure. मार्कर दूसरा लेते हैं। क्या बात कर रहे हैं? देखो, boiling point BP of a liquid is the temperature at which the vapor pressure of the liquid becomes equal to the external pressure. External pressure तो 1 atmosphere ही होता है, need not be always. एक और टर्म डिफाइन करेंगे, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट NBP. What is NBP? Temperature at which, लिक्विड के लिए डिफाइन होता है ये, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर, मतलब और 760 टॉर। सुनो क्या बात कह रहे हैं। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर, जबकि बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एनी एक्सटर्नल प्रेशर, जो भी एक्सटर्नल प्रेशर हो। तो सर क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जैसे एटमॉस्फेयर है ये खुला, इसका प्रेशर तो 1 एटमॉस्फेयर होता है। नहीं, ठीक है, कहाँ? ग्राउंड स्टेट पर, हायर एल्टीट्यूड पर नहीं। माउंट कैलाश जाओ, माउंट एवरेस्ट जाओ, वहां पर हायर एल्टीट्यूड पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू घट जाती है। नीड नॉट बी इक्वल टू द 1 एटमॉस्फेयर, डिक्रीजेस। तो याद रखें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द फंक्शन ऑफ एल्टीट्यूड, हाइट के हिसाब से वेरी करता है। इसका यूज भी आया क्वेश्चन में, जेई मेन ने क्वेश्चन पूछ रखा पहले, जब इसका नाम AIEEE था। तो क्या नॉर्मल बॉइलिंग, इसका मतलब ये 100 डिग्री सेल्सियस क्या है? तो 100 डिग्री सेल्सियस
is the NBP, normal boiling point of water. तो याद रखें 100 डिग्री सेल्सियस इज द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो फिर पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? इनफाइनाइट वैल्यूज विल बी देयर डिपेंडिंग अपॉन एक्सटर्नल प्रेशर। तो लिखेंगे इस बात को, देयर मे बी इनफाइनाइट वैल्यूज of boiling point of any liquid depending upon external pressure। तो डिपेंडिंग अपॉन एक्सटर्नल प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट की इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती हैं। तो याद रखें 100 डिग्री सेल्सियस इज नॉट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, इट इज अ नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो किसी भी लिक्विड के लिए देयर विल बी अ वन डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू ऑफ द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बट इनफाइनाइट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट डिपेंडिंग अपॉन एक्सटर्नल प्रेशर। और इस बात को हम 1-2 लेक्चर के बाद में इसी चैप्टर में इलस्ट्रेट करेंगे फ्रॉम फेज डायग्राम। फेज डायग्राम से ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट डिपेंडिंग अपॉन एक्सटर्नल प्रेशर। तो इस तरीके से हम ये बात करते हैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट की और बॉइलिंग पॉइंट की। इसका यूज भी आएगा, अभी मैं बताऊंगा वो जेई मेन में या AIEEE में क्वेश्चन क्या था, बट एक और टर्म है, पहले उसको और डिफाइन कर लें। क्या? रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो लिखो RH, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, 5वां पॉइंट। अच्छा, 5वें पॉइंट से पहले एक बात याद रखिए, जनरली जिसका वेपर प्रेशर कम होगा उसका एक तरीके से बॉइलिंग पॉइंट भी, भाई वेपर प्रेशर मान लो जिसका कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा है मतलब हाईली वॉलेटाइल है तो बड़ी आसानी से बॉयल होगा, वो तो बॉइलिंग टेम्परेचर विल बी लेस। तो याद रखेंगे वेपर प्रेशर किसी सब्सटेंस का जितना ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। हाई वेपर प्रेशर वाला जो सब्सटेंस है उसकी बॉइलिंग बड़ी इजी होगी, कम टेम्परेचर पे वो बॉयल ऑफ हो जाएगा। तो याद रखेंगे। नाउ कौन सा पॉइंट, क्या नंबर था? 5th। चलो 5th फिजिक्स देख लेना, 5th 6th अपने हिसाब से देख लेना। एक टर्म यूज करते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। RH बोलते हैं उसको। अब ह्यूमिडिटी तो एक बड़ा जनरल टर्म है, नमी। ह्यूमिडिटी मतलब नमी, हवा में नमी होती है, कई बार होती है। अब जैसे मैं यहाँ हवा में हूँ, आजकल लुएं चल रही हैं तो नमी थोड़ी कम हो जाती है, मॉइस्चर की अमाउंट कम हो जाती है। तो नमी का मतलब अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्ट एयर। तो ये एयर जो है मॉइस्ट एयर है। ड्राई एयर में हमारी स्किन सर्वाइव नहीं कर सकती, वैसे आजकल खूब ड्राई है, नहीं मेरा तो ठीक है, वरना आप लिख सकते हो DRY, ड्राई। क्यों? स्किन नीड्स मॉइस्चर टू नरिश द स्किन। तो स्किन को मॉइस्चर चाहिए नरिशमेंट के लिए, इसलिए कई बार हम कई तरह के लोशन या मॉइस्चराइजर्स लगाते हैं सर्दियों में, डीप विंटर में या समर में। तो अकॉर्डिंगली रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब ये बताता है कि हाउ मच ऑफ द मॉइस्चर इज प्रेजेंट इन द गैस और इन एयर। सो इट इज व्हाट, partial pressure of H2O vapors upon vapor pressure of H2O liquid into 100. Both pressures are measured at same temperature. तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी RH इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ मॉइस्चर और वाटर वेपर्स अपॉन वेपर प्रेशर। ये तो फिक्स्ड है एट ए गिवन टेम्परेचर। डिनोमिनेटर इज फिक्स्ड कांस्टेंट वैल्यू इनटू 100, ये वैल्यू होती है। अच्छा, इफ पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O वेपर्स वेपर प्रेशर ऑफ H2O के बराबर है, तो इस केस में RH की वैल्यू कितनी हो जाती है? 100%। एंड such air or gas with 100% RH value
is called saturated air or saturated gas. सुन लो बात को क्या बोल रहे हैं. रिलेटिव ह्यूमिडिटी टेल्स यू द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन ए गैस और इन एयर. हवा के अंदर नम हवा, मॉइस्ट एयर. तो मॉइस्चर कितना है आप जानते हो. मॉइस्चर की मात्रा बढ़ जाती है जब बारिश होती है, क्योंकि वाटर है तो वाटर से इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है एक तरीके से. तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द मॉइस्चर अपॉन वेपर प्रेशर इनटू 100. बोथ शुड बी मेजर्ड एट द सेम टेम्परेचर. अच्छा, ये तो एक कांस्टेंट है. दिस वैल्यू इज ए कांस्टेंट एट गिवन टेम्परेचर. वेरिएबल तो केवल यही है न्यूमरेटर. मॉइस्चर की मात्रा कम है तो ह्यूमिडिटी कम होगी, मॉइस्चर ज्यादा है तो ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी. और यदि ये दोनों बराबर हो जाएंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, then you will say that the equilibrium is established. RH is 100% means such air is 100% RH value is called saturated air or saturated gas. That is water H2O liquid is in equilibrium with H2O gas, equilibrium state. ये तभी होगा तो जब भी कोई आपसे कह दे, इसका यूज क्वेश्चन में आएगा. जब भी आपसे क्वेश्चन में ये कहे कि अ वेसल कंटेन्स सैचुरेटेड ऑक्सीजन विद मॉइस्चर, तो इसका मतलब ऑक्सीजन के साथ साथ उसमें मॉइस्चर है और मॉइस्चर का पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू इट्स वेपर प्रेशर एंड एट ए गिवन टेम्परेचर वेपर प्रेशर इज कांस्टेंट. तो ये बात याद रखेंगे कि RH जब 100, ये वेरी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, इसका यूज आएगा. तो RH अगर 100% है तो सच एयर और गैस इज सेट टू बी द सैचुरेटेड एयर और सैचुरेटेड गैस एंड देयर इज एन इक्विलिब्रियम बिटवीन water and its vapors and the pressure at that moment. So at that moment partial pressure is equal to vapor pressure of H2O. अच्छा, ये भी याद रखना, वाटर को एक्वस भी बोलते हैं, ये तो जानते ही हो आप. तो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज ऑल्सो कॉल्ड एक्वस टेंशन. तो ये लिख लेना इस बात को, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज ऑल्सो कॉल्ड एक्वस टेंशन. तो ये याद रखना है कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज ऑल्सो कॉल्ड एक्वस टेंशन. तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ वेपर प्रेशर, इसका यूज आएगा. हाँ, लेकिन वेपर प्रेशर के अभी पर हमने क्वेश्चन नहीं लिए. दैट क्वेश्चन ऑल्सो विल टेक अप इन द नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर, जो कि अगले लेक्चर में आपके सामने आएगा. नोट्स बनाते चलें स्टूडेंट्स. शुरुआत हुआ है सेशन, मेहनत से पढ़ें. And a good IIT with a good rank and the good branch is awaiting for you. The only thing is you have to complete this journey with your hard work, your dedication, and not to lose down. That's it for now.